हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? चलो बेटा, एक बार फिर से अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपना हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम। क्या चल रहा है? लाइन स्पेक्ट्रम। देखिए बेटा, प्रीवियस वीडियो में हमने बोर मॉडल को डिस्कस किया और बोर मॉडल से ही हमारा हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम निकल के आया। देखिए, थोड़ा याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि बोर ने हाइड्रोजन लैंप लिया, हाइड्रोजन लैंप को लिट कराया, हाइड्रोजन लैंप को लिट करा करके जो उससे लाइट निकली, उस लाइट को उन्होंने प्रिज्म से गुजारा। और प्रिज्म से गुजारने के बाद आपने क्या देखा कि उनको स्पेसिफिक तरंग दैर्ध्य वेव लेंथ की 3 लाइनें प्राप्त हुई, यूवी, ब्लू एंड इंफ्रारेड। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये तो इसमें स्पेसिफिक तरंग दैर्ध्य यानी उसकी विशिष्ट तरंग दैर्ध्य की विशिष्ट वेव लेंथ प्राप्त हुई। तो उसी आधार पर उन्होंने कहा कि कोई भी एटम है, उस एटम में, उस परमाणु में हर चीज, इसका मतलब जब लाइन स्पेक्ट्रम विशिष्ट है तो इट मींस बाकी सारी चीजें भी क्या होंगी? विशिष्ट होंगी। इसी आधार पर उन्होंने अपना परमाणु का मॉडल आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में घूमते हैं। वो जो कक्षाएं होती हैं वो विशिष्ट होती हैं, प्रत्येक कक्षा की अपनी निश्चित ऊर्जा होती है। और इलेक्ट्रॉन जब बाहर से एनर्जी दी जाती है तो वो एक्साइटेड होकर के ऊपर वाली कक्षाओं में, यानी हायर जो कक्षाएं होती हैं, ऑर्बिट्स होती है, उसमें जंप कर जाते हैं। और आते समय फिर क्या करते हैं, वो जितनी एनर्जी उन्होंने ली है अपने ग्राउंड स्टेट में आने के लिए, एक्साइटेड स्टेट से फिर से वो एनर्जी रिलीज करते हैं। और उस समय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है? रिलीज होता है, यानी इमिट होता है। तो उसी आधार पर उन्होंने देखा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जब उन्होंने व्याख्या करी कि लाइन स्पेक्ट्रम पाया गया, तो नील बोर और नील बोर के साथियों ने मिलकर के हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम की व्याख्या के लिए मिलकर के काम किया। और देखिए बेटा, उन्होंने क्या पाया? उन्होंने देखा कि हाइड्रोजन एटम पे जब उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या है? चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? नाभिक के चारों ओर इस तरीके से चक्कर लगाता है। और उन्होंने कहा ये इलेक्ट्रॉन को जब ऊर्जा दी जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी पहली कक्षा से दूसरी, यानी विभिन्न कक्षाओं में, उसके बाहर जितनी कक्षाएं, उन कक्षाओं में एनर्जी को लेकर के उत्सर्जित होकर के अपने हायर लेवल की कक्षा में चले जाता है, यानी वो उच्च कक्षा में प्रवेश कर जाता है एनर्जी को लेकर के इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही उत्सर्जित करता है तो वो कहीं पे भी आकर के, कोई जरूरी नहीं है कि वो अपने ग्राउंड स्टेट में आए, वो हो सकता है कि लास्ट वाली से अंदर वाली कक्षा में आ जाए, या यहां तक एनर्जी इमिट करके आ जाए, या यहां तक एनर्जी इमिट करे। कोई जरूरी नहीं कि वापिस में इलेक्ट्रॉन सीधा अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाए, ऐसा नहीं होता। जितनी एनर्जी वो उत्सर्जित करेगा उसी हिसाब से वो क्या होगा? उन कक्षाओं में भी रुक सकता है वापसी में। तो ठीक, उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम को देखने के लिए उन्होंने व्याख्या करी। और उन्होंने क्या पाया? उन्होंने पाया कि हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हाइड्रोजन एटम में, वो विभिन्न कक्षाओं में एनर्जी लेकर के एक्साइटेड होकर के, एक्साइटेशन के बाद विभिन्न कक्षाओं में, हायर कक्षाओं में जंप कर जाते हैं। तो उन्होंने इन कक्षाओं को नाम दिया था, आपको पता है, n = 1 2 3 4 5 6 7। तो आप, उन्होंने देखा n = 1 से शुरू किया था कि ये जो कक्षाएं होती हैं ये n = 1, उन्होंने माना एक n = 1 कक्षा जो होगी हाइड्रोजन एटम में, इलेक्ट्रॉन जो होंगे n = 1 कक्षा में होता है, n = 2 में भी होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा, आप कहेंगे कि हाइड्रोजन में तो एक ही होना चाहिए। 2 इस प्रकार से 3 तीसरी कक्षा में जाएगा इलेक्ट्रॉन, चौथी में भी प्रवेश कर जाता है अपना एक्साइटेशन के बाद, 5वीं में भी जा सकता है एक्साइटेशन के बाद, 6ठी में भी जा सकता है एक्साइटेशन के बाद, हम जानते हैं 7 तो होती हैं, 7th में भी जा सकता है। और इसके बाद उन्होंने कहा कि इससे भी आगे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन के बाद एनर्जी लेकर के जंप कर सकता है। और इस वाली कक्षा को उन्होंने इनफाइनिट कहा, जो लास्ट कक्षा। देखिए बेटा, उन्होंने क्या माना? उन्होंने कहा कक्षाएं कितनी? n = 1 में जा सकता है, n = 2, n = 3, n = 4 कक्षा, n = 5 में, n = 6, n = 7, और लास्ट उन्होंने क्या कहा? इनफाइनिट मान लिया। इसके बाद इनफाइनिट और भी हो सकता है कि इसके बाहर भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है, इनफाइनिट कक्षा में भी जा सकता है। देखिए बेटा, अब आप कह रहे होंगे हाइड्रोजन के बाहर तो, हाइड्रोजन में तो एक ही कक्षा होनी चाहिए, सर ने तो हाइड्रोजन के स्प्लिटिंग को समझाने के लिए 7 बना दी, इनफाइनिट बना दी। देखिए बेटा, होता क्या है, जब हम यहाँ पे, मैं छोटा सा बना रहा हूं, जब हम बात करते हैं नाभिक की, और जब हम बात करते हैं कि नाभिक के बाहर ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, तो बेटा ये जो बात उसने, नील्स बोर ने बताई कि नाभिक के बाहर में क्या बताया उन्हें? एक कक्ष, दूसरा कक्षा, तीसरी कक्षा। ये जो कक्षाएं होती हैं ये पहले से बनी हुई कक्षाएं नहीं होती हैं। पहली चीज तो आप ये जान लीजिए। ये कक्षाएं कब बनी?
कब बनी होंगी? जब इलेक्ट्रॉन इस पे घुमा होगा। ये इलेक्ट्रॉन जब घुमा तभी ये कक्षाएं बनी, ये पहले से बनी हुई कक्षाएं नहीं है। यानी कक्षाएं इलेक्ट्रॉन के कारण है, कक्षा के कारण इलेक्ट्रॉन नहीं है। कक्षा के कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन। भाई जिस पाथ पे अक्सर आप देखते हैं, हम कहीं पे भी किसी रास्तों में जब चलते हैं तो हमारे चलने से भी क्या बनते हैं? वहां निशान बन जाते हैं। आप सोचिए इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली होगी और यहाँ पे नाभिक के चारों ओर घुमा होगा। जब घुमा होगा तो ये एक पाथ बन गया, उससे ज्यादा एनर्जी ली तो और घुमा होगा तो बाहर पाथ बन गया। इस प्रकार से उन्होंने इनको डिफाइन कर दिया कि ये कक्षाएं हैं 1 2 3 4, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन का पाथ था। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाया ऊर्जा लेकर के और उसके द्वारा बनाए गए ये पाथ थे। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ये इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली, ये पहले में रहा होगा, दूसरे में रहा होगा, तीसरे में। ये जितनी आप इसको ऊर्जा देंगे ये उतनी ही पाथों को बनाते हुए ऊपर हायर लेवल पे पहुंच जाएगा। इसलिए आप समझ सकते हैं कि किसी भी आइटम में, कोई भी आइटम हो आपके पास, कोई भी परमाणु हो आपके पास, उसमें ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करते हुए हायर एनर्जी लेते हुए जितनी अधिक हम ऊर्जा देते जाएंगे सेल के अकॉर्डिंग, उतने ही प्रकार के पाथ बनाते हुए नाभिक के चारों ओर क्या लगाएगा? चक्कर लगाएगा। पॉइंट इज क्लियर। इसलिए ये दिखाया गया है कि n इक्वल टू इस लेवल तक के भी क्या है? कोष होते हैं। और आप देखेंगे आगे जाकर के 7 तक हम कक्षकों के रूप में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप, उनके साथियों ने, नील बोर और उसके साथियों ने इस प्रकार से इसको समझने की कोशिश की हाइड्रोजन एटम के लाइन स्पेक्ट्रम को। उन्होंने देखा कि ये जो n इक्वल टू 1 स्टेट होती है, ये किसी के लिए भी कौन सी स्टेट होती है? किसी भी एटम में किसी भी इलेक्ट्रॉन की कौन सी स्टेट होती है? ग्राउंड स्टेट। यानी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले पहली कक्षा में होता है, तो ये स्टेट हर एक के लिए क्या होगी? ग्राउंड स्टेट होगी। ये किसके लिए होगी? ग्राउंड। उन्होंने जब हमने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लिट में उन्होंने देखा, जब उन्होंने बाहर से इलेक्ट्रिसिटी दी इलेक्ट्रॉन को, तो उन्होंने पाया कि ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेकर के सीधा इनफाइनिट में चले जाए। उन्होंने पाया कि इलेक्ट्रॉन ऐसा भी हो सकता है कि जब हम इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दें तो इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड होकर के कहां पहुंच जाए? अंतिम कक्षा में, यानी इनफाइनिट कक्षा तक पहुंच सकता है, जा सकता है, अगर हम उसको एनर्जी देंगे। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन केवल इतनी एनर्जी ले कि वो केवल n इक्वल टू 7 तक ही पहुंचे और वहां पे जाकर के रुक जाए, क्योंकि उसकी ऊर्जा इतनी हो कि वो 7 कक्षा तक ही पहुंच पाए। ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन केवल इतनी एनर्जी गेन करे कि वो केवल 6ठी नंबर की कक्षा तक ही पहुंच पाए, n इक्वल टू 6 तक ही पहुंच पाए। जितनी एनर्जी होगी, जिसकी मैंने आपको बताया था कि जूल के रूप में मैंने आपको एक्सप्लेन कराया था कि माना इतना मान लीजिए, तो जितनी एनर्जी लेगा उतने तक ही पहुंचेगा। मान लीजिए कि n इक्वल टू 6 वाली कक्षा की एनर्जी 60 है, 60 जूल है मान लीजिए, तो और इसकी अपनी स्वयं की 10 है, तो इसने 50 जूल जब एनर्जी ये लेगा तो कहां तक पहुंच पाएगा? 6 तक ही पहुंच पाएगा। लेकिन 70 से ज्यादा लेगा तो बाहर निकल जाएगा। ये मान लीजिए कि उसने इतनी एनर्जी ली कि वो यहीं तक पहुंच पाया। हो सकता है ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले और केवल कक्षा 5 तक ही पहुंच पाया, अपनी n इक्वल टू 5th ऑर्बिट तक ही पहुंच पाया, या कक्षा या सेल तक ही पहुंच पाया। ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली और 4 तक ही पहुंच पाया। ऐसा भी हो सकता है कि वो 3rd पे ही रुक गया, या ऐसा भी हो सकता है कि उसने थोड़ी सी एनर्जी ली और इतनी एनर्जी ली कि वो सेल नंबर 2 तक ही जंप कर पाया, सेल नंबर 2 तक ही। तो ये जो स्टेट है उसकी, ये जो कंडीशन आई इलेक्ट्रॉन की, कब आई? जब हमने इसको बाहर से एनर्जी दी। बाहर से जब एनर्जी दी तो ये पोजीशन क्या कहलाई? इसकी एक्साइटेशन स्टेट कहलाई, यानी एक्साइटेड स्टेट कहलाई। भाई हमने बाहर से एनर्जी दी, उत्तेजित हुआ इलेक्ट्रॉन और जंप करके विभिन्न कक्षाओं में जितनी एनर्जी उसको जिस कक्षा के लायक थी वहां तक वो पहुंच सकता है। इतनी संभावना बनी, इतनी संभावना इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेड स्टेट की बनी। अब होगा क्या? ऊर्जा उसने ले ली, लेकिन ऊर्जा तो ले ली, लेकिन उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि उसी कक्षा में वो रह सके। इट मीन्स वो अब क्या करेगा? अब वो ग्राउंड स्टेट, अपनी जो मेन इसकी स्थिति थी उस स्थिति में लौटेगा। जब इलेक्ट्रॉन लौटेगा तो लौटने पे क्या करेगा? ऊर्जा इमिट करेगा, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या करेगा? जितनी ऊर्जा उसने ग्रहण करी उतनी ऊर्जा वो उत्सर्जित करेगा। तो वो ऊर्जा के उत्सर्जित रूप को हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उत्सर्जन करेगा। तो आप देखते हैं कि ये तो एक्साइटेशन स्टेट थी। डी एक्साइटेशन अगर होगा, यानी अब वो वापस लौटेगा अपने ग्राउंड स्टेट पे, तो कैसे लौटेगा? तो ये माना गया। इसके बाद देखिए बेटा कैसे लौटा। तो लौटने की कंडीशन क्या हुई कि ये इलेक्ट्रॉन जब सबसे पहले टॉप में गया तो जाहिर सी बात है कंडीशन ऐसी बनेगी कि वो जब वापस आएगा तो सीधा टॉप से अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा।
ऊर्जा रिलीज करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज होंगे, बोर मॉडल में हम पढ़ रहे थे ना, उत्सर्जित करेगा ऊपर। लेकिन हमने एक संभावना देखी कि कोई जरूरी नहीं है कि वो सीधा पहले से लास्ट में आ जाए, ये संभावना भी हो सकती है कि वो सेकंड स्टेट में रहा हो और सेकंड स्टेट से वो कहां आ गया, फर्स्ट स्टेट में आ गया। जब वो इनफाइनाइट में था तो उससे भी अपनी ग्राउंड स्टेट तक पहुंचेगा, अगर वो 7th नंबर में था तो 7th नंबर से भी अपनी ग्राउंड स्टेट में पहुंचेगा वापस रिलीज करके, अगर वो सेल नंबर 6 में था तो वहां से भी ग्राउंड स्टेट में पहुंचेगा, सेल नंबर 5 तक ही गया होगा तो वहां से भी लौट करके कहां आएगा, ग्राउंड स्टेट में आएगा, सेल नंबर 4 में गया होगा तो वहां से भी लौट के ग्राउंड स्टेट में आएगा, सेल 3 से भी ग्राउंड स्टेट में आएगा, और अगर सेल 2 में भी रहा होगा तो ग्राउंड स्टेट में आएगा। समझ गया? जिस प्रकार से उसने एनर्जी लेकर के एक्साइटेशन स्टेट उसकी आई ग्राउंड स्टेट टू इनफाइनिट तक, ठीक उसी प्रकार से डी एक्साइटेशन में एनर्जी को उत्सर्जित करते हुए इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट तक भी उसी स्थिति में वापस लौटेगा। छठी कक्षा में भी होगा तो ग्राउंड में पहुंचेगा, 7वीं में भी होगा तो ग्राउंड में पहुंचेगा, 5th से भी ग्राउंड में पहुंचेगा, 4th से भी। तो इस प्रकार की कुछ लाइन स्पेक्ट्रम प्राप्त हुए हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में। ये लाइन स्पेक्ट्रम तो देख रहे हैं, और ये जो लाइन स्पेक्ट्रम को शो किया वो जो वैज्ञानिक थे नील बोर के जो साथी थे उनका नाम था लेमन, और लेमन के नाम पर ही इन लाइन स्पेक्ट्रमों का नाम लेमन सीरीज पड़ा। क्या पड़ा? लेमन सीरीज। लेमन सीरीज के नाम से इसको जाना जाता है, लेमन सीरीज। इन लाइन स्पेक्ट्रमों की व्याख्या करने वाले वैज्ञानिकों के नाम पर इन लाइन स्पेक्ट्रमों की सीरीजों का नाम पड़ा। क्योंकि ये वाली बात लेमन ने कही थी कि ऐसा होता है एक एटम के अंदर, तो इसलिए उस सीरीज का नाम क्या पड़ा? लेमन सीरीज पड़ा। और लेमन सीरीज में जो ये रेडिएशन आई बेटा, ये कौन सी रेडिएशन उन्होंने फाइंड आउट करी? उन्होंने कहा जब इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से आता है टॉप लास्ट इनफाइनाइट से लेकर ग्राउंड स्टेट में पहुंचता है तो यूवी रेडिएशन इमिट करता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। वेरी इंपॉर्टेंट वन पूछा जाता है, लेमन सीरीज में जो रेडिएशन है वो कौन सी होती है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इमिट करता है इलेक्ट्रॉन जब अपनी इनफाइनाइट स्टेट से और लास्ट ग्राउंड स्टेट में पहुंचता है। इसलिए इसको लेमन ने देखा, लेमन ने इसके ऊपर अपना रिसर्च करी, उन्हीं के नाम पे इसे लेमन सीरीज कहा जाता है, पहली सीरीज। अब देखिए बेटा दूसरी कंडीशन क्या हुई कि इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट में था, जरा मैं अलग अलग कलर से आपको बताऊं, इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट में था और इनफाइनाइट से ग्राउंड स्टेट में ना आकर के इलेक्ट्रॉन कहां आके रुक गया? सेकंड सेल में। मैंने बोर मॉडल में आपको बोला ना कि संभावना होती है, कोई जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन सीधा ग्राउंड में आ जाए, कभी ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन आया और सेकंड सेल में रुक गया। तो दूसरी कंडीशन में 7th वाले स्टेज से भी अगर इलेक्ट्रॉन आया और कहां रुक गया? अपनी सेकंड सेल में रुक गया। फर्स्ट की जगह कहां रुक गया? उस किस में रुक गया? सेकंड सेल में रुक गया। इसी प्रकार से 4th से भी आया, सेकंड में रुक गया, 3rd से भी आया, सेकंड में रुक गया। ये तो दूसरी जो सीरीज प्राप्त हुई, देखिए अगली जो सीरीज है ये लेमन सीरीज थी कि लास्ट से ग्राउंड में आया। लेकिन एक ऐसी स्थिति भी है बोला इलेक्ट्रॉन के साथ में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये भी देखा गया कि इनफाइनाइट से चला और सेकंड सेल में आके रुक गया, जहां 6वीं नंबर की सेल से भी चला और सेकंड में आके रुक गया, 5th से चला सेकंड में आके रुक गया। ये जो सीरीज थी इसको नाम दिया गया बामर सीरीज। बामर सीरीज, मैं सीरीज के लिए एस लिख रहा हूं, ये बामर नाम के वैज्ञानिक थे, ये मैंने एस अलग से लिख दिया, बामर सीरीज, सीरीज के लिए एस लिखा केवल। बामर नाम के साइंटिस्ट ने ये वाली लाइन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करी, इसलिए उनके नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? बामर सीरीज पड़ा। और बामर सीरीज में जो ये लाइट आई, जो ये रेडिएशन एमिट हुई, वो थी विजिबल रेडिएशन। विजिबल रेडिएशन ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेमन सीरीज में यूवी दिखाई दी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 3 लाइन आपको दिखाई थी ना कि एक में यूवी आई, एक में ब्लू आई, एक में इंफ्रारेड आई। तो जो ब्लू कलर था यानी विजिबल लाइट, ब्लू किसमें थी? विजिबल, दृश्य प्रकाश की जो सीरीज थी वो बामर सीरीज थी। और ये कब बनी? जब हाइड्रोजन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम में उपस्थित इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट 7, 6, 5th, 4th, 3rd से कहां गिरा? सेकेंड सेल तक आके रुका, सेकेंड सेल में आके रुका, इसलिए यहां पे विजिबल लाइट आई
और ये बामर ने इसकी व्याख्या की, इसलिए इस सीरीज का नाम क्या पड़ा, बामर सीरीज पड़ा। क्या पड़ा, बामर सीरीज। पॉइंट इज क्लियर बेटा। अब देखिए एक और कंडीशन क्या हुई, साइंटिस्ट ने देखा कि अब की बार जो इलेक्ट्रॉन आया वो सेकंड में ना आकर के थर्ड में रुक गया। इलेक्ट्रॉन आया विभिन्न सेल से नीचे डी एक्साइटेड हुआ, चलो व्हाइट से बना देता हूं, डी एक्साइटेड हुआ, डी एक्साइटेड होकर के अब की बार वो इलेक्ट्रॉन आपका कहां रुका, थर्ड में रुक गया। कौन से सेल में रुका, थर्ड। ये जो सेल थी ये जब थर्ड सेल में रुका तो इसकी जो व्याख्या करी थी वो थे ब्रैकेट। ब्रैकेट नाम के साइंटिस्ट ने इसकी व्याख्या करी थी इस लाइन स्पेक्ट्रम की, और उन्हीं के नाम पर इसको ब्रैकेट सीरीज कहा गया। और ये जो सीरीज थी बेटा, इससे जो रेडिएशन निकली वो इंफ्रारेड रेडिएशन निकली। कौन सी निकली, इंफ्रारेड रेडिएशन। देखिए बेटा लाइन स्पेक्ट्रम चल रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन का, लेकिन बहुत अच्छे से इन्होंने इसको एक्सप्लेन भी किया। अगला पॉइंट आया कि अब की बार क्या होगा, अब की बार जो इलेक्ट्रॉन था वो चौथी वाली कक्षा में आकर के रुक गया, फोर्थ कक्षा में। प्रत्येक कक्षा से आया और कहां रुका, फोर्थ में रुक गया। इसको उन्होंने पास्टन सीरीज का, ये पास्टन नाम के साइंटिस्ट ने देखा था, पास्टन नाम के साइंटिस्ट ने इसको देखा, इसलिए इसका नाम पास्टन सीरीज पड़ा। और पास्टन सीरीज में जो रेडिएशन निकले वो रेडिएशन कौन से निकले बेटा, इंफ्रारेड। यहीं पे लिख रहा हूं मैं IR, ध्यान रखिएगा। ये जो रेडिएशन थी ये भी कौन सी थी, IR रेडिएशन थी। पास्टन में भी कौन सी निकली, IR निकली। और इसके बाद एक और सीरीज बनी और उसमें जो इलेक्ट्रॉन आया वो फिफ्थ में आया। कहां आके रुका, फिफ्थ वाले सेल में आकर के रुका। और इसको पी साइलेंट होता है इसलिए फुंड सीरीज कहते हैं। और इसमें भी जो रेडिएशन था वो क्या था, इंफ्रारेड रेडिएशन। देखिए बेटा एक्साइटेड स्टेट मैंने समझाई, उसके बाद जो ग्राउंड स्टेट में आया जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गए तब लैमन बामर ब्रैकेट पास्टन फुंड, लैमन बामर ब्रैकेट पास्टन फुंड, इस प्रकार से ये सीरीज प्राप्त हुई हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम में। और इसको हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसकी व्याख्या नील बोर और उनके साथियों ने मिलकर के करी। और देखिए लेमन में यूवी आई, बामर में विजिबल आई, आपको पता है। बाकी इंफ्रारेड प्राप्त होती रही। बाकी जो सीरीज थी, कौन सी स्थिति में यूवी आई, जब सीधा ग्राउंड स्टेट में आया। कौन सी स्थिति में जब विजिबल आई, जब सेकंड सेल में आकर के रुक गया इलेक्ट्रॉन। कौन सी स्थिति में इंफ्रारेड आई, जब थर्ड सेल में आकर रुक गया। उसके बाद जिन भी सेलों में रुका सब में इंफ्रारेड स्ट्रक्चर है। और इस प्रकार से हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम की ये व्याख्या नील बोर और उसके साथियों ने करी कि, और उन्होंने कहा कि प्रत्येक एटम में उन्होंने अनुमान लगाया जो भी परमाणु होगा, प्रत्येक परमाणु में अगर रेडिएशन उत्सर्जित होती है, उन रेडिएशन का कारण डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा, पहले एक्साइटेड होगा इलेक्ट्रॉन बाहर से देकर के एनर्जी देके, और उसके बाद डी एक्साइट होकर के इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट में जब पहुंचेगा, ग्राउंड स्टेट के अतिरिक्त ऑन सेल में जब रुकेगा तो विभिन्न प्रकार की रेडिएशनों को क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। और इस प्रकार की लाइन स्पेक्ट्रम प्रत्येक परमाणु में ये प्राप्त होंगी। ये कहा किसने, नील्स बोर एंड उसके साथियों ने। नील बोर के मॉडल की आगे जो डेवलपमेंट चल रहा है कि उन्होंने जो कहा था कि किस रूप में इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आएगा तो स्पेक्ट्रम लाइन प्राप्त होंगी। इसे नोट कीजिए बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम थोड़ा चलते हैं आगे नील्स बोर के कुछ उपलब्धियों के बारे में और कमियों के बारे में। नाउ गाइस, अब आते हैं अचीवमेंट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। देखिए बेटा, हमने बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ लिया, हमने हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम बोर मॉडल के और नील बोर और उसके साथियों के द्वारा जो एक्सप्लेन किए थे वो जान लिए। अब चलते हैं कि बोर का जो एटॉमिक मॉडल था उसकी क्या अचीवमेंट्स, उपलब्धि क्या थी। देखिए बेटा, पहली उपलब्धि थी बोर के एटॉमिक मॉडल की कि इलेक्ट्रॉन विशेष कक्षा यानी विशेष सेल में घूमते हुए ऊर्जा नहीं खोता। यही बात कही किसने, बोर ने। बोर के जो उपलब्धि में पहली चीज ये थी कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जो सेल्स होती है वो विशिष्ट होती है। जो रदरफोर्ड ने कहा था कि कक्षाएं होती हैं, उन्होंने कहा नहीं भाई कक्षाएं नहीं, विशिष्ट कक्षाएं होती हैं, उनकी विशिष्ट ऊर्जा होती है, विशिष्ट रेडियस होती है, और उसमें घूमते हुए इलेक्ट्रॉन कभी भी ऊर्जा नहीं खोता, पहली उपलब्धि। इसीलिए इलेक्ट्रॉन परमाणु क्या है, स्थायी है, यानी परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करता है कौन, बोर का मॉडल, कि क्यों स्थायी है। अगर रदरफोर्ड के मॉडल से चले तो नाभिक पे टकरा जाएगा इलेक्ट्रॉन घूमते हुए, लेकिन इन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, तो स्थायित्व की व्याख्या करता है।
एमिशन और लाइन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है। देखिए उत्सर्जन और परमाणु स्पेक्ट्रम, भाई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमने पूरा डिटेल में देखा, तो वो क्या है, एमिटिंग इमिशन स्पेक्ट्रम है, और उससे मिलने वाली क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम है। इन दोनों की व्याख्या बोर बहुत अच्छे से कर पाया कि किसी भी आइटम में इमिशन और लाइन स्पेक्ट्रम होते हैं, और उसकी व्याख्या बोर ने करी। ये दो उपलब्धि थी हाइड्रोजन की, विशेषकर हाइड्रोजन परमाणु की व्याख्या बहुत अच्छे से लाइन स्पेक्ट्रम इमिशन स्पेक्ट्रम में कर पाया बोर। अब आते हैं बेटा लिमिटेशन, कमी क्या रहेगी जब बोर ने इतना सब कुछ कर दिया, उसके बावजूद भी आइटम में क्या कमी रह गई, स्ट्रक्चर में या इस मॉडल में क्या कमी रही। कमी क्या थी बेटा कि स्पेक्ट्रम में प्राप्त सूक्ष्म रेखाओं की व्याख्या नहीं करता। बाद में फाइन स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा, फाइन आप देखिए फाइन माइक्रोस्कोप समझ लीजिए आप, इसके द्वारा या स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा जब देखा गया हाइड्रोजन के एटम की जो स्पेक्ट्रम रेखाएं मिली थी, उनको जब देखा गया तो ये पाया गया कि वो जो रेखा जो बोर ने हाइड्रोजन लिड से केवल प्रिज्म से टकरा करके कहा था कि ये केवल कितनी है, 3 रेखाएं हैं, IR और ब्लू एंड UV। तो जब फाइन स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखा गया तो ये पाया गया कि भाई ये केवल 3 रेखाएं नहीं है, बल्कि इन रेखाओं से सट करके कुछ और लाइनें भी पाई गई, कुछ और सूक्ष्म रेखाएं भी मिली। लेकिन बोर ने फाइन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग नहीं किया था, उसने कहा कि 3 सीधी सीधी रेखाएं नग्न, उसने तो नेक्ड आइज से देखा था कि मिली थी, और इस हिसाब से उन्होंने कह दिया कि वो लाइन स्पेक्ट्रम। लेकिन पाया गया फाइन स्पेक्ट्रोस्कोपी से पाया गया कि वो सिर्फ 3 लाइनें नहीं थी, बल्कि उन लाइनों के साथ में और भी बहुत छोटी छोटी सूक्ष्म रेखाएं थी, जिनकी व्याख्या बोर का मॉडल नहीं कर पाया कि वो सूक्ष्म रेखाएं क्यों थी और क्या थी, क्यों थी और क्या। पॉइंट इज क्लियर। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट। जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट क्या होता है बेटा, आप ध्यान से सुनिए। जब कोई स्पेक्ट्रम से कोई विकिरण निकलती है, यानी स्पेक्ट्रम की रेखाएं जो है वो क्या है, हमारी विकिरण है, रेडिएशन है। वो जो रेडिएशन जब निकलती हैं, उन स्पेक्ट्रम से निकलने वाली उन रेडिएशनों के पास जब हम मैग्नेटिक फील्ड ले गए, स्पेक्ट्रम रेखाओं के पास या रेडिएशनों के पास, स्पेक्ट्रम रेखाओं युक्त रेडिएशनों के पास जब मैग्नेटिक फील्ड को लेके गए, तो वो रेखाएं छोटी छोटी रेखाओं में टूट गई। मैग्नेटिक फील्ड ले जाते ही वो जो लाइन स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ था वो और सूक्ष्म लाइनों में क्या हो गए, विभक्त हो गए। उसको जीवैन प्रभाव कहते हैं। यानी रेडिएशन, यानी स्पेक्ट्रम से प्राप्त जो स्रोत था रेडिएशनों का, उसके पास जब कोई चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई किया जाता है तो वो स्पेक्ट्रम रेखाएं सूक्ष्म रेखाओं में विभक्त हो जाती हैं। इस प्रभाव को जीमैन इफेक्ट कहते हैं। इस प्रभाव को क्या कहते हैं, जीमैन इफेक्ट कहते हैं। इसकी व्याख्या बोर नहीं कर पाए। स्टार इफेक्ट क्या है, उसी विकिरण, उन्हीं रेडिएशनों के पास, लाइन स्पेक्ट्रम की रेडिएशनों के पास जब विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया, एक क्या जीमैन इफेक्ट में क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड। जीमैन इफेक्ट में क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड। और स्टार इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया गया उन स्पेक्ट्रम रेखाओं के पास, तो वो फिर से छोटी छोटी सूक्ष्म रेखाओं में क्या हो गई, विभक्त हो गई। तो इस प्रकार के प्रभाव को स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। इस प्रकार के प्रभाव को क्या कहते हैं, स्टार्क इफेक्ट। पॉइंट इज क्लियर बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में पूछा जाता है जीमैन इफेक्ट और स्टार इफेक्ट। जीमैन इफेक्ट मैंने आपको कह दिया, स्पेक्ट्रम रेखाओं के से निकलने वाली विकिरणों के पास जब मैग्नेटिक फील्ड ले गए तो छोटी छोटी रेखाओं में विभक्त हो गए, वो जीमैन इफेक्ट है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड ले गए तो वो भी छोटी छोटी रेखाओं में विभक्त हो गए, उसको क्या कहते हैं, हम स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। ये है बेटा बोर मॉडल के अचीवमेंट और लिमिटेशन, और इसी के कारण बोर मॉडल आगे जाकर के फेल हुआ, क्योंकि इन छोटी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया और अधिक हाइड्रोजन से बड़े परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी नहीं कर पाया। हाइड्रोजन तक तो स्पेक्ट्रम लाइन की व्याख्या हो गई, लेकिन हाइड्रोजन से बड़े परमाणु में जब गए तो उसके स्पेक्ट्रमों की व्याख्या भी बोर मॉडल नहीं कर पाया। तो ये था बेटा आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बोर का मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और उसकी लिमिटेशंस एंड उसके अचीवमेंट। अच्छे से पढ़िए, वीडियो को बार बार देखिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और अच्छे से अपने नोट्स बनाइए। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जरूर मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।